हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसीलिए हम लोग आरपीएफ की तैयारी की ओर बढ़ चुके हैं और हम लोगों ने आरपीएफ एसआई के जितने भी जीके और जीएस के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग इसमें पहला जो सेट पेपर है वो सॉल्व कर चुके थे, यानी कि पहले सेट पेपर के पूरे 50 जीके के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें आरआरबी आरपीएफ उप निरीक्षक एसआई परीक्षा 2019 की इसमें एग्ज़ाम डेट भी है। तो हम लोग जो 5 जनवरी 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था, ये इसके हम लोग जीके के सारे क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने व्याख्या सहित किया था और आज हम लोग इसका जो शिफ्ट सेकंड का पेपर है वो सॉल्व करेंगे, उसकी सिर्फ जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये सारे पेपर्स की जीके अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि जीके के क्वेश्चन किस तरह के और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग फिर रीजनिंग और मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जीके का वेटेज भी बहुत है और दोस्तों जीके के क्वेश्चन भी बहुत हैं। अगर हमारी कट ऑफ ऊपर नीचे होगी तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा रोल जीके का ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये हम लोग सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी पीवाईक्यू पेपर हुए हैं वो सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरपीएफ एसआई के लिए हम लोग सिर्फ जीएस की एक बुक जिसमें सारे टॉपिक्स के जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, आरपीएफ के लिए ही जो इम्पोर्टेंट हो वो बुक भी हम लोग इसी के साथ अभी स्टार्ट करने वाले हैं और वो पूरी कवर करेंगे ताकि हमारी जीएस जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अच्छी हो सके और उसका टाइम से रिवीजन भी हो सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पेपर। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक है और मालदीव का क्षेत्रफल है 298 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित हैं, जैसे कि हॉकी, इससे कौन से कप रिलेटेड है? आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। और क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय अवधि का सूत्र क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/आवृत्ति। किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समयावधि का सूत्र T बराबर 1/f है, जहाँ T समय अवधि है और F आवृत्ति है। समयावधि की SI इकाई सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के उपसभापति को। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, लोकसभा का जो सभापति है वो इस्तीफा किसको देता है? तो उपसभापति को, लोकसभा के उपसभापति को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और अनुच्छेद 94 खा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धावन सोडा का सूत्र है दोस्तों Na2CO3। साधारण नमक NaCl और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनीष पांडे। इंडियन प्रीमियर लीग में यानी कि आईपीएल में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी दोस्तों पूछा गया, तो इसमें मनीष पांडे थे
और इन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण यानी कि 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था। और जबकि आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में ब्रेंडन मैकुलन ने बनाया था। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में बताया गया है। और जबकि भारतीय खिलाड़ी पूछा जाए तो मनीष पांडे थे। अगला क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुक्ता पीड ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2004। यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाए गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित हैं, जैसे कि रेजलैंड और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2026। ग्लेशियरों के जो संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2025 है। और कैमलेडस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2024। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2023। सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2022। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है दोस्तों 2021। नस और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2020 और दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2016। अगला क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है और इसके 3 भाग हैं। तो सबसे पहला साखी, सबद और रामायणी। तो साखी में दोस्तों कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। सबद में कबीर दास के पदों का संकलन किया गया है। और नंबर तीसरा रामायणी, इसकी रचना चौपाइयों में हुई है और कबीर दास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। अगला क्वेश्चन है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द टर्मिनेटर। हरभजन सिंह का जो उपनाम है वो द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह का पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्हें द टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को और फ्लाइंग सिख के नाम से जीव मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोतना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है और मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई या जोतना कहा जाता है। और मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। तो रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ था और विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 2015 से 2020 के मध्य। और चलिए थोड़ा सा इसका लेटेस्ट भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप चारों ऑप्शंस से भी कर सकते हैं, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सीसम और बाजरा। तो इसमें ये पूछा गया कौन सी फसल तेल की नहीं है, तो सिंपल सा बाजरा है जो वो तेल की फसल नहीं है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजरा तेल फसल नहीं है, या एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की
खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेब, सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल फसल है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दमन और दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो दोस्तों दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है, तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जिसका लिंगानुपात 1038 है। शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात निम्नलिखित है, जैसे कि दिल्ली में 868 है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 876 है, और लक्षद्वीप में 946। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2018 में विमेन्स सिंगल्स खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का है और ये अभी के लिए अपडेट नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 2023 का देखेंगे। 2023 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना सबालेंका को हराकर जीता, तथा पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर जीता है दोस्तों। तो लेटेस्ट वाला जो है दोस्तों करंट अफेयर वो आपको देखना है, ये 2023 का, तो वर्ष 2023 का है, ये इतना आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कोको गॉफ, अमेरिका की कोको गॉफ, यूएस ओपन की महिला एकल कौन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ। भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, तो दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। अगला क्वेश्चन है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, अशोक कुमार माथुर। लेकिन दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन श्रीनिवास वरादाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन सीटें हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। विभिन्न संघ शासित राज्यों में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें निम्नलिखित हैं, जैसे कि दिल्ली में कितनी है? 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, पुदुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोस्तों एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है दोनों को मिला के, तो इसमें टोटल मिला के 3 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है और लक्षद्वीप में भी 1 है। ये सीटें दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर एक पूछी गई तो इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगोलिया। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है। सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है, और प्रमुख मरुस्थलीय व उसकी स्थिति निम्न है, जैसे कि सहारा कहाँ पाया जाता है? सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हमद अब अल खाली तो ये सऊदी अरब में। और कई बार दोस्तों नाम से भी पता चल जाता है, और कई बार आप जैसे कभी आप पढ़ चुके हैं या देखा है तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन देख के भी याद हो जाती हैं। तो दोस्तों चीज़ों को पढ़ते रहिए बार बार। तो कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा उत्तरी चिली और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, और इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। तो जैसे कि एमपी के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा। और कर्नाटक के हैं बांदीपुर, अंसी, नागरहोल। उत्तराखंड के हैं जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी। और पश्चिम बंगाल के हैं सुंदरवन और बुक्शा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टमाटर। ऑक्सैलिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है? टमाटर में।
चलिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। जैसे कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल। दोस्तों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी इनमें से कोई भी जरूर पूछा जाता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध यानी कि जो दही होता है और खट्टा होता है उसमें लैक्टिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल कहीं भी होगा तो वो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट में ही पाया जाएगा। और चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में कौन सा होता है? मैथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला या चित्रकारी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और कुछ प्रमुख चित्रकारी और उनसे संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की जो फेमस चित्रकारी है वो वारली और पिंगुली है। और आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी। और पश्चिम बंगाल की जो फेमस है वो डोकरा, कालीघाट, पटचित्र कला। बिहार की है मधुबनी चित्रकला। और एमपी की है गोंड चित्रकला। और गुजरात की है पिथौरा चित्रकला। दोस्तों ये व्याख्या जरूर अच्छे से देखते रहिएगा क्योंकि इसमें अगर कोई किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया तो बाकी के टॉपिक इसमें हमें कवर कराए गए हैं, तो वो दोस्तों अच्छे से याद करते चलिएगा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की उष्मा से है जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे और उससे संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले कथन और एवं नारे और एक तरफ है नाम। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से नारे दिए थे? करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। और सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे दोस्तों, तो जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। और जवाहरलाल नेहरू के जो नारे थे वो पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कौन से दिए थे? कर मत दो। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सैयद अहमद खान जी ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किया था और इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जी को बनाया गया था। और उसके बाद 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाए 1833 में सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वो थे विलियम बेंटिक। और ये पूछा जाए सबसे पहले वायसराय कौन थे, तो जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो 1858 में जो यहाँ का पूरा 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के तहत चला गया था, के अंतर्गत चला गया था। तो जो पहला वायसराय नियुक्त किया गया था वो कैनिंग को नियुक्त किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार ये 1933 गलत है दोस्तों, 1833 होगा। में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उल्लेखनीय है कि लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। और दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो वो राजगोपालाचारी थे।
तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, और साथ ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थानों की जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पोलिश ज़्लोटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश ज़्लोटी है तथा इसकी राजधानी वार्सा है। विश्व के कुछ प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा है पाउंड। ऑस्ट्रिया की वियना और मुद्रा है शिलिंग। भूटान की थिम्पू और मुद्रा है गुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 भाषाओं को। तो दोस्तों अगर मूल रूप से पूछी जाएंगी, क्वेश्चन में कई बार चेंज हो जाता है, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, बट अभी हाल ही में टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में? तो टोटल हो गई हैं 22 भाषाएं दोस्तों। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 1922 ईस्वी में और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को वर्ष 2003 में, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, संथाली, बोडो और डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी कि 3 संविधान संशोधनों के द्वारा बाकी की भाषाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवास वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है और इसका संकेत H है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। भारत के आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि इसका ध्रुवीय व्यास क्या है 12,714 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय व्यास क्या है 12,756 किलोमीटर, और जलीय भाग है इसका लगभग 71%। औसत घनत्व है इसका 5.55, ठीक है, और परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सूर्य से संभाव्य दूरी है इसकी 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अनाक्सी, क्षमा चाहूँगी दोस्तों, अनाक्सीय। अनाक्सीय श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और अनाक्सीय श्वसन में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अनाक्सीय श्वसन को शर्करा किण्वन में कहा जाता है। अनाक्सीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। प्रस्तावित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम या विधि कहा जाता है, और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कौन है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा देहरादून।
और भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, एमपी की भोपाल है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण राजवंश के जो वो महान राजा थे। और दोस्तों इन्हीं के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी कश्मीर में। तो ये कश्मीर के राजा थे। तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का राजा संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी। दोस्तों राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी हो, चाहे वो भारत की राजधानियाँ हो, राजधानियाँ और मुद्राएं आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है और इसकी राजधानी थिम्पू है। वियना ऑस्ट्रिया की, मिन्स्क की बेलारूस की और तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का पूर्ण रूप है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है और कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय बचत योजना है जिसे भारत सरकार की देखरेख में ईपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन से हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और इनको दोस्तों 1977 से 1982 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे थे और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। और इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1856 से 62 के बीच ये थे दोस्तों भारत के, और इस कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था और इस अधिनियम में वायसराय को परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। दोस्तों घूमर लोक नृत्य, तो दोस्तों ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। और घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह प्रमुख रूप से भील और राजपूत समुदाय की महिलाओं द्वारा मेलों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। और जैसे कि कुछ राज्यों के लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान का घूमर, गणगौर, कालबेलिया, तेरह ताली, चेरी। और उत्तराखंड का है बुढ़ियात, हारुल, लोटा, छोलिया। झारखंड का है झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोंकच, घोड़ा नाच। और मेघालय का है लाहो, शाद और नोंगक्रेम। अगला क्वेश्चन है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्षयान, मोटरयान का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इसमें से किस देश में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, पाकिस्तान। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में स्थित है और कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम और उनकी स्थिति निम्नलिखित है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को जो है क्रिकेट स्टेडियम सिडनी, बर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न। भारत के हैं ब्रेबॉर्न, ईडन गार्डन और कीनन। ब्रिटेन के हैं टेंट ब्रिज, हेडिंग्ले, मैनचेस्टर, लॉर्ड्स ओवल और लीड्स। पाकिस्तान के हैं गद्दाफी, जिन्ना स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 वर्ष की। और दोस्तों लोकसभा की कार्यावधि अगर पूछा जाए तो 5 वर्ष की होती है। और दोस्तों राज्यसभा संघीय संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की
अधिकतम संख्या 250 हो सकती है तथा इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बैडमिंटन। किदम्बी श्रीकांत एक भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और श्रीकांत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने के साथ साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग संघ एवं राज्य दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों कुछ प्रमुख बांध और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पे बना है और सतलुज नदी की जो अवस्थिति है वो कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बनाया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है और ये गुजरात में स्थित है। हीराकुंड महानदी पे बना हुआ है और ये उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी में बना हुआ है और ये तेलंगाना में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। और मैथन बांध बराकर नदी में बना हुआ है और ये झारखंड में स्थित है। दोस्तों अगला और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ के टुकड़े के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। ध्यातव्य है कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे सारे 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और दोस्तों आपको सिर्फ जीएस की आरपीएफ की जीएस के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज सारे जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएँ, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वो फिर मैं उसी के हिसाब से वीडियोस स्टार्ट करूँगी। इसके बाद दोस्तों हमारे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन जीएस के कवर करेंगे।